हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर 3 पर आ चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पहले जाकर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अगर ये वाला वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, इतना तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आपका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है उसके कंटेंट्स में और उसके स्पिरिट्स में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अब कंटेंट्स में यूनिक क्यों है, उसमें कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अब यूनिक इसलिए है भाई, क्योंकि आप देखेंगे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आगे जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डेली की जो चीज़ें हैं ना उनको लेजिस्लेटिव पर छोड़ा गया था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में वो सारी चीज़ें कवर अप की गई हैं। ओके, ऑल द थिंग्स यहाँ पर कवर अप की गई हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया। उनमें से जो अच्छी चीज़ निकली वो इसमें ली गई। जो हमारी स्पिरिट थी, अब स्पिरिट हमें कैसे पता पड़ेगी, आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तो आपको पड़ेगा कि पता पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है, किस पे बेस्ड है, सोल क्या है, वो प्रियम्बल से आपको यहाँ पर पता पड़ेगा। How borrowed from almost every constitution of the world, the Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitutions of other countries. Definitely हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा वर्ल्ड के, फिर हमने अपना इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमने आंख बंद करके हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ उठा लिया हो। इसका मतलब ये डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हमने क्या किया है, हमने सारी क्वेश्चनों को पढ़ा, उसको फिर अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी ना इंडिया की, उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करते हुए इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है। ओरिजिनली अगर हम देखें तो हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट हुआ था, फोर्स में आया था जनवरी में, 26 जनवरी को। उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर हुए, और उन अमेंडमेंट्स में, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी आप आगे देखेंगे में जो अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, इसी टॉपिक में आप आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, और एक अमेंडमेंट ऐसा है जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बोलते हैं। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट्स में कई सारे चेंजेस इसने यहाँ पर किए थे। हालांकि यहाँ पर केशव आनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कर दिया था, केशव आनंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यहाँ पर कर दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की, आप बेसिकली मान के चलें यहाँ पर एक राइवलरी टाइप की थी कि सुप्रीम कोर्ट लॉ को नल एंड वाइड क्रिएट कर रहा था, और ये उस चीज को करने के लिए अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्लियामेंट के पास कंप्लीटली ये पावर दी गई है। लेकिन जो वो लॉ को अमेंड करेगा ना, तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो निचोड़ निकल के आ रहा है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेकुलरिज्म, आप इसको किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं कर सकते हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फेडरल होना चाहिए, तो फेडरलिज्म को आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिटरी नहीं बना सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव आनंद भारती केस में यहाँ पर थ्योरी लेकर आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं, जो लेटेस्ट कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे कि 104th अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो 104th जो अमेंडमेंट हुआ वो देखते हैं। बेसिकली उसमें क्या था, एससी और एसटी की जो लोकसभा में, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बेसिकली सीट्स का रिजर्वेशन था ना, वो 70 साल के लिए था, उसको बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया है, पहला अमेंडमेंट। और इसी में क्या किया गया है, जो एंग्लो इंडियंस की रिजर्व सीट थी ना, वो आप मुझे बताएंगे कि एंग्लो इंडियंस की लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व थी। ओके, कमेंट बॉक्स में ये आप मुझे बताएंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स रिजर्व थी एंग्लो इंडियन की, और लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व थी एंग्लो इंडियन की। ओके, तो उन सीट्स को बेसिकली यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो 104 में दो चेंज यहाँ पर है।
103rd की अगर हम अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें EWS को, ठीक है, EWS को 10% रिजर्वेशन देने के लिए आपका क्या था, 133वां अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर आया था। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आप देखेंगे तो NCBC को, पहले आपके पास NCSC था जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, अब NCBC है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास को भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप देखेंगे तो GST आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर GST इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स से जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं सैलेंट फीचर्स की कि इसके फीचर्स हैं क्या। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें आप लक्ष्मीकांत उठाकर देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें कहा गया कि ये लेंथीएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा बल्कि है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं आपके, ठीक है, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन, ठीक है। अब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसे की, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कि आपका ब्रिटिश हो गया। अब रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, रिटन और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस ये है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका एक पूरी एक जगह पर जितने भी आपके लॉ अमेंडमेंट्स वगैरह जो हैं वो एक जगह पर आपके होंगे, एक बुक में कवर अप किए गए, उसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशंस। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, आप क्या सोचे हैं, मतलब ब्रिटिश में क्या सब कुछ ओरली चलता है, स्क्रिप्ट नहीं है वहां पर, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, समय समय पर कई प्रकार के एक्ट्स बनाए गए, जो भी समय के अनुसार उन्हें लगा कि यहाँ पर ये लॉ होना चाहिए, उस लॉ को यहाँ पर एक्ट के थ्रू यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। लेकिन इन सब को कंपाइल करके एक किताब में नहीं रखा गया, ठीक है। वो सब इन सबको जितने भी एक्ट हैं, किसी इस समय मान के चलें 2010 में उनको ये एक्ट की जरूरत पड़ी, 15 में ये एक्ट की जरूरत पड़ी, 1950 में इस एक्ट की जरूरत पड़ी, तो ये अपनी अलग अलग जगह वो कहते हैं ये सब मिला देंगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, लेकिन वो कहीं पर भी कंपाइल्ड नहीं है एक बुक में। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। इसके बाद आपका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही ज्यादा आपका बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम 1949 में जब 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, उस समय अगर आप देखें तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और इसमें आप 8 शेड्यूल थे इसमें। और आज के समय पे तो इसमें 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। इसको अगले चैप्टर में हम डिटेल्स में देखेंगे, आर्टिकल्स को और शेड्यूल्स को, पार्ट्स को, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है क्यों। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप इतना बल्कि ये है, अगर आप इंडिया के ज्योग्राफिकली वाइज जाएंगे तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। अब उस वास्ट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। उन सोशियो अब डिफरेंट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है। अब उन सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को कवर अप करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बढ़ता चला गया। इस वजह से ये बल्कि है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आप देखेंगे ये बल्कि क्यों है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या है भाई, हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता पड़ेगा, हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था ना, वो भी बहुत बल्कि था। और हमारा जो मेजर सोर्स है, ठीक है, वो भी बड़ा बल्कि था। और जो हमारा मेजर सोर्स है इंडिया के एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है, इसका एक सोर्स है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे आप, लॉयर्स का डोमिनेशन था। इसलिए आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह पर बहुत ही ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज लिखी है, ठीक है, टफ लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि यहाँ पर लॉयर्स का यहाँ पर डोमिनेशन था। वो बताते थे कि यहाँ पर किस तरीके से आपका बनेगा। ये देखिए सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ज्योग्राफिकल वास्टनेस ऑफ द कंट्री, हिस्टोरिकल फैक्टर्स था आपका, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, और डोमिनेशन ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, जो लॉयर्स वगैरह है ना, लक्ष्मीकांत उसको लीगल ल्यूमिनरीज यहाँ पर बोलता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नेंस पार्ट को कवर अप किया गया हो। फोर्थ पार्ट क्या हो गया आपका, फोर्थ पार्ट यहाँ पर हो गया आपका ये
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, सेंटर और स्टेट के अलग अलग ट्रेनिंग। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है आपका, फिफ्थ पार्ट कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ गवर्नेंस पार्ट को कवर अप नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को भी यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस दोनों पार्ट को यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बेसिकली आप देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो सारे लेजिस्लेशंस लॉ वगैरह, ठीक है, वो वहाँ की पॉलिटिकल कन्वेंशन समय के हिसाब से सारी चीजें अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएंगी, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर डालने की कोशिश की है। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वर्ल्ड का बन जाता है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसा मेंस पर्सपेक्टिव भी आपसे लिखने को आ सकता है और प्री में तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, तो यहाँ पर जो क्रिटिक्स है ना, वहां पे जो क्रिटिक्स है ना, उन्होंने बाबा साहेब से कहा कि आपने किया क्या, आपने सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और उसमें से आपने डाल दिया, पर ऐसा नहीं था, ठीक है ना, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई देते हुए बोला कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हमने कई सारी कंट्रीज से इसको बोरो किया है, ठीक है, कई सारी कंट्रीज से इसको बोरो किया, और इसको बोरो करने के बाद हमने कई सारी कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उनको पढ़ा है। यहाँ पर हमने कई सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को यहाँ पे पढ़ा, उन कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से समझने के बाद हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज हमें अमेरिका का ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट अच्छा लगा, फंडामेंटल राइट्स अच्छा लगा तो हमने अपने उसमें डाल दिया। आप देखेंगे तो सब में डिफरेंस है। इंडिया के फंडामेंटल राइट्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ पर बेस्ड है और अमेरिका का फंडामेंटल राइट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर बेस्ड है। इसी तरीके से ब्रिटिश से, जर्मन से, जितने भी सारी आप देखेंगे बोरो की गई हैं चीजें, कहीं ना कहीं उनको इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से और इंडिया की कंडीशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया गया है। ओके, इसके बाद वो कहते हैं इट्स वेरी ट्रू कि हमने ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है ना बाय रैंसैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पर रैंसैक करके यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर डाला है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं हम, एक स्ट्रक्चरल पार्ट में, एक फिलोसफिकल पार्ट में और पॉलिटिकल पार्ट में। स्ट्रक्चरल पार्ट का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स में कैसे क्या रिलेशंस होंगे आपके, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बाइकैमरलिज्म होगा, गवर्नर कैसे अपॉइंट होगा पूरा, तो ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट में होगा जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया है। इसके बाद हम फिलोसफिकल पार्ट की बात करते हैं। फिलोसफिकल पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, फिलोसफिकल पार्ट में आ जाएगा आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, तो ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है। आप बहुत और ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो बुक खोल के अपने सामने रखिएगा, आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर हम पॉलिटिकल पार्ट की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्ट है कि किस टाइप के हमारे यहाँ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, किस टाइप के हमारे यहाँ गवर्नमेंट होगी, कैबिनेट का फॉर्मेशन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस कैसे रहेंगे, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से उठाई हैं। ओके, इसके अलावा हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पार्ट उठाए, इसके अलावा कई सारे हमारे यहाँ पर सोर्सेज जो हमने लिए हैं वो हमने उठाए, और मेजर सोर्स जो है हमारा वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मेजर सोर्स हमने यहाँ पर किए हैं। अब यहाँ पर ये सोर्सेज दिए हैं, एक बार सोर्सेज को देख लेते हैं हम क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक मेरी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि एक ट्रिक है बेसिकली, यहाँ पर देखिए, आप ये सारी तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि आपका यूपीएससी निकल जाए, ठीक है। अब मान के चलिए आपका यूपीएससी निकल गया, अब यूपीएससी जब निकल जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, मसूरी जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, आप मसूरी चले गए। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको फॉग देखने को मिलेगा, ठीक है, आप फॉग देखने को मिले, वहाँ पर ट्रेनिंग पे गए, आप खुशी से आपने क्या किया, आपने जंप मारा। अब जब आपने जंप मारा
ठीक है, जब आप जंप मारेंगे ना तो क्या होगा, आपका जंप मारने के बाद आप क्या होगा, आप गिर गए तो इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आप ये सारी चीजें, यूपीएससी से क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आपका। ओके, फॉक्स से क्या हो गया, एफ से हो गया आपका फेडरल स्कीम, ओजी से हो गया ऑफिस ऑफ गवर्नर। आपने जंप मारा तो आपका हो गया जुडिशियरी, इमरजेंसी से आपका इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंप्लीट होता है। आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय पे जो आप अपने पार्लियामेंट देखेंगे ना, उससे आप ये सारी चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम्स, प्रोग्रेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म्स। यूएस क्या था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस में बेसिकली आप याद रखिएगा जो मेन फोकस है ना वो फंडामेंटल राइट्स पर है। फंडामेंटल राइट्स का है तो मतलब जनता क्या होगी, जनता प्रबल होगी। जनता प्रबल होगी तो कोई भी जो ऑफिस बैठा होगा ना उसको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कभी भी उसको क्या है, हटाया जा सकता है, कभी भी वो ऑफिस उसका परमानेंट ऑफिस नहीं होगा, याद रखिएगा। और जनता की फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है भाई, आपकी जुडिशियरी जनता की फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है। तो देखो आप फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ, अब जुडिशरी पे देखते हैं, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, जुडिशरी रिव्यू होनी चाहिए। अब सबको ऑफिस से हटाने का काम कौन कर सकता था भाई, आपका यूएस ही कर सकता था। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो हटाने वाली बात आ जाए तो समझ जाना आप ये यूएस ही होगा हटाने के लिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका डीपीएसपी है। ठीक है, इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि डीपीएसपी तो ठीक ही है आपका, डीपीएसपी। अब डीपीएससी पे से आप इसको याद रख सकते हैं, डीपीएसपी आप हमेशा याद ही रहता है डीपीएसपी। यहाँ पे पी दिख रहा है आपको तो इस पी से हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, ये पी से क्या हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। और ये जो एस है ना, अब स्टेट्स को कहाँ पर होगा, बेसिकली राज्यसभा में दिखाया जाता है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ओके, फिर कैनेडियन होगा, कैनेडियन में क्या है आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सेंटर करना है उन्हें। अब सेंटर को यूनिटरी बेसिस पे करना है, फेडरलिज्म है लेकिन यूनिटरी बेसिस पे, यूनिटरी बायस्ड करना है। तो अब वो कैसे होगा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहां पर हम देखेंगे रेजिडुअरी पावर्स किसको दी जाएंगी, वो सेंटर को दी जाएंगी। स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखिएगा ये आपका कैनेडियन है। फिर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन है। अब ऑस्ट्रेलियन में क्या है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस हो गई। फिर वीमर जर्मनी का है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये हिटलर से याद रखिएगा, हिटलर क्या कर सकते हैं, हिटलर फंडामेंटल राइट्स की कभी क्या रक्षा करेगा, नहीं करेगा, हमेशा सस्पेंड करने की ही कोशिश करता है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूएसएसआर में फंडामेंटल ड्यूटीज, वहां पर सोवियत यूनियन में इस चीज पर ज्यादा फोकस होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह पे। फ्रांस में देखिए तो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से क्या होगा, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जापानी से प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ। तो ये सारी चीजें पहले हम समझाएंगे, फिर जो एक चैप्टर आएगा सोर्सेस में उसको बाकी ट्रिक्स जो मैंने कवर नहीं किए वहां पर वो बाकी ट्रिक्स भी कवर अप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है कि आपका बेसिकली ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर मतलब देखेंगे। रिजिडिटी का मतलब है कि आप कोई भी लॉ को अमेंड करने के लिए, कोई भी लॉ को यहाँ पर अगर आपको अमेंड करना है ना, तो उस अमेंडमेंट के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी का यूज करना होगा। एक छोटा सा लॉ है, नाम भी चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी का यूज करना होगा। दूसरी तरफ आपका फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपको मान के चलें कि कोई भी बड़ा से बड़े लॉ भी चेंज करना है ना तो वो आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका रिजिडिटी का है, तो रिजिडिटी में क्या है, बेसिकली रिजिडिटी में आपको ये मिल जाएगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी लॉ चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी का यूज करना होगा। जबकि फ्लेक्सिबल क्या है आपका, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा और वो होगा आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली आप क्या देखेंगे, इंडिया में इन दोनों का आपको मिक्सअप मिलेगा।
इंडिया में इन दोनों का मिक्सअप मिलेगा। कुछ चीजें तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगी चेंज, ठीक है, कुछ चीजें आपकी स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होंगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, जब मेजोरिटी अमेंडमेंट का चैप्टर आएगा उसमें तो देखेंगे, यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये इसकी सिंपल मेजोरिटी का मतलब है। मतलब आपके अगर 545 मेंबर हैं, 545 मेंबर्स में अगर आपके 200 मेंबर आए हैं, ओके, 200 मेंबर आए हैं, तो 200 में से अगर आपके 101 मेंबर्स ने यहाँ पर वोट कर दिया तो ये बिल आपका पास हो जाएगा। ये आपकी सिंपल मेजोरिटी है। अब कौन कौन से बिल इसके अंदर में आएंगे वो हम डिटेल्स में उस चैप्टर में देखेंगे। तो ये याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 368 में कवर नहीं होता है। आर्टिकल 368 में जो मेजोरिटीज कवर होती हैं वो स्पेशल मेजोरिटीज कवर होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं वो अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद एक आती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। ये क्या है? ये बेसिकली राज्यसभा के पास है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करेगा कि वो सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो बिल पास होना होता है ना, ये 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास होता है, 2/3 मेजोरिटी से ये पास होता है, ठीक है, ये 2/3 मेजोरिटी से पास होता है। मतलब कि अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अभी जो 2/3 मेजोरिटी से पास होना है ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर यहाँ पे जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो 180 मेंबर आए हुए हैं, राज्यसभा में 180 मेंबर्स आए हुए हैं, तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा, इसका 2/3 हो जाएगा आपका 120। अगर 120 मेंबर्स इसको वोट कर देते हैं तो यहाँ पर ये बिल पास हो जाएगा और सेंटर को एम्पावर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी आई होप क्लियर हो गई होगी। 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 545 में से 200, अगर 545 में से 200 आए हैं मेंबर्स तो इसका 50% क्या हो जाएगा, 101 सीट, या अगर वोट यहाँ पर मिल जाते हैं पॉजिटिव वोट तो बिल पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी अंडर 249 में 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हम बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब इसी में क्या होगा, जो ये मेजोरिटी है ना स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 के अंडर में, तो इसमें क्या होगा बेसिकली आपका, इसमें देखो इस वाली मेजोरिटी में क्या होगा, टोटल मेंबर्स जो प्रेजेंट और जो वोट करेंगे ना वो 2/3 होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और हो जाती है, 50% मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप मतलब कि टोटल मेंबरशिप, अब इसको देख लेते हैं क्या है। मान के चलें 545 आपके 545 मेंबर्स हैं, मतलब कि 545 मेंबर्स हैं आपके, और प्रेजेंट एंड वोट कितनों ने किया है, 300 प्रेजेंट है आपके, इन्होंने यहाँ पर 200 में से 300 गया, ये कितना हो गया आपका 200 मेंबर्स ने वोट किया। तो क्या ये पास होगा? अंडर आर्टिकल 249 तो ये पास हो जाना चाहिए, पर अंडर आर्टिकल 368 ये पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब कि इसका 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273। अगर ये 273 होता, दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोट है वो इतने वोट आने चाहिए, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, जो कि कह रहा है कम से कम 273 वोट तो आने ही चाहिए थे किसी भी कीमत पर, ठीक है। 273 वोट्स तो यहाँ पर आने ही चाहिए थे। अब आप देखो कि अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर आप देखें कि 400 मेंबर्स हैं, 400 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। अब 400 मेंबर्स का 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 800/3, 3 2 6 3 6 18। तो अभी भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 6 18 फिर 260, अभी भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 273 चाहिए थे हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 420 मेंबर्स में अब ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये कंडीशन यहाँ पर समझ गए होंगे कि कंडीशन में कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर एक तो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, दूसरी कंडीशन है कि 50% ऑफ द वोट यहाँ पर मेंबर्स के वोट यहाँ पर टोटल मेंबरशिप यहाँ पर होनी चाहिए।
इसके बाद कुछ कुछ कंडीशंस में जब आप 7th डिवीजन को आप यहाँ पर चेंज करते हैं ना, 7th डिवीजन जो है आपका, मतलब कि सॉरी 7th शेड्यूल जो है आपका, उसमें क्या है, सेंटर स्टेट की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कौन कंट्री। तो इस लिस्ट में जब आपको चेंज करना होता है ना, तो ये जो पहली कंडीशन है ना कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट, प्लस दूसरी कंडीशन 50% वाली, इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ जाती है कि मोर देन 50% स्टेट्स जो हैं इसको वेरीफाई करेंगे, इसको एक जब तक इसको वो पास नहीं करेंगे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको मैंने बड़ी ही डिटेल में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, ये क्लियर यहाँ पर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। फिर अंडर आर्टिकल 61 ये मेजोरिटी है प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब। अभी फोर्थ पॉइंट जो आता है इसमें वो है आपका फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस, यूनिटरी बायस, सॉरी। अभी फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बायस में। अब देखो आप फेडरल सिस्टम, अब समझने की यहाँ पर कोशिश करने की फेडरल के फीचर्स क्या क्या होंगे। अगर हम फेडरल के फीचर्स की बात करें, फेडरल का मतलब क्या है, फेडरल का मतलब है सेंटर और स्टेट अपने अलग अलग हों। अब ये अलग अलग कब होंगे, ठीक है, जब यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होगा, ठीक है, जब यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होगा पहला। और जो ये डिवीजन ऑफ पावर होगा, ठीक है, तो ये कैसे मेंटेन कैसे रहेगा, ये मेंटेन होगा आपका जब यहाँ पर ये चीज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, जब ये चीज कहीं ना कहीं आपकी लिखी होगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सुप्रीमेसी होनी चाहिए, अगर सुप्रीमेसी नहीं होगी तो सेंटर कभी भी चेंज कर देगा, तो सुप्रीमेसी होनी चाहिए सेंटर की। साथ ही साथ रिजिड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अमेंड कर दिया जाए, फ्लेक्सिबल होगा तो अमेंड हो जाएगा। आप, मैंने आपको बताया था ना 7th शेड्यूल में जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो उसमें स्टेट की भी आपको 50% से ज्यादा स्टेट को यहाँ पर इसको पास करना होगा, तभी होगा ना, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी इसको कौन मैनेज करेगा, इसको मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो फैसले होंगे वो कैसे होंगे, वो बायस्ड फैसले होना चालू हो जाएंगे। तो वो बायस्ड फैसले ना हो उसके लिए क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करना होगा। यही देखें आप, यही आप यहाँ पर देखें फेडरल फीचर्स लिखे यहाँ पर। एक तो डुअल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए आपकी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ क्यों। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो और बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्यों होना चाहिए भाई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्यों होना चाहिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसलिए होना चाहिए, आपने देखो 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा तो आपका क्या हो गया, बेसिकली सेंटर में जो लोग अपॉइंट है ना उनको है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन राज्यसभा में आप देखेंगे, राज्यसभा क्या है, स्टेट को डोनेट करता है, ओके। ये राज्यसभा स्टेट को डोनेट करता है, स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो राज्यसभा में होती है, इसलिए बाइकैमरलिज्म यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गए सारी फेडरल फीचर्स आपने देखे। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब मैं यूनिटरी बायस मतलब कहीं ना कहीं यूनिटरी सिस्टम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब वो यूनिटरी फीचर्स कैसे देखने को मिलते हैं, एक मिनट में इसको रफ कर लूं। अब मैं यूनिटरी फीचर्स देखने को कैसे मिलते हैं, यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें तो कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी सेंटर की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी सेंटर की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। सेंटर की लिस्ट बड़ी होगी, लार्जर होगी, ठीक है, सेंटर की लिस्ट बड़ी होगी आपकी स्टेट की लिस्ट से। थर्डली आपको ये पता ही होगा कि इंडिया का जो यूनियन है बेसिकली वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जबकि स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। और वो भी मतलब कि आप देखें स्टेट की जो बाउंड्री है उसको रीऑर्गेनाइज करना यूनियन पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं सेंटर से,
लेकिन ये इलेक्शन तो कौन कराता है? इलेक्शन तो बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों के कराते हैं। अब मशीनरी किसकी हो गई? आपकी सेंटर की मशीनरी हो गई, लेकिन स्टेट में भी इनका इलेक्शन करवाएंगे। इसके बाद आप देखें यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। आप अमेरिका में जाएंगे, फेडरल कंट्रीज में अगर जाएंगे तो वहां पर स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और यूनियन की 2 सिटीजनशिप का काम वहां पर होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। बाकी फेडरल कंट्रीज में अपनी स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हमारे यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशंस में, मतलब कई सारे जो लॉ हैं उनको हम डायरेक्टली सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी सेंटर करता है, और गवर्नर हमें पता है बेसिकली एक एजेंट की तरह काम करता है। कोई भी लॉ को यहाँ पर बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए, और इमरजेंसी सिचुएशन करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगवाना, तो ये सारी चीजें आपका गवर्नर करता है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है? ये सारी चीजें दिखाता है कि आपका यूनिटरी यहाँ पर बायस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर से ये चीज यहाँ पर पूछी गई तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि फेडरेशन, आप देखेंगे फेडरेशन शब्द आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि आर्टिकल 1 बेसिकली जो है ना, वो बेसिकली क्या है आपका, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। अब इस यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? इस यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ पर इस यूनियन ऑफ स्टेट में 2 बातें आपकी छुपी हुई हैं। पहली बात यह है कि जो बाकी स्टेट्स है ना, वो अमेरिकन के स्टेट्स की तरह साथ में नहीं आए कि वो छोटे छोटे हैं कि कमजोर हैं फिर बाद में वो साथ आ जाएं, ताकि एक वो लार्जर स्टेट्स के रूप में, लार्जर कंट्री के रूप में उभरे। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि सही से एडमिनिस्ट्रेशन हो, सही से गवर्नेंस हो, उनके लिए इसको डिसइंटीग्रेट किया गया है। ओके, तो यहाँ से पहली बात तो ये अमेरिकन स्टेट की तरह ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जहां पर सब साथ में आए हो। सेकेंडली ये कहता है, सेकेंडली किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो यूनियन से सीक्रेट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि कल के दिन कोई स्टेट उठे, वहां का सीएम बोले नहीं हमें तो यहाँ से अलग होना है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट का यहाँ पर मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे जो स्कॉलर्स बैठे उन्होंने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बुलाया है। ओके, जैसे कि आप देखें केसी विहारे ने आपको बताया ये कॉसी फेडरल है। ओके, आफ्टर दैट मॉरिस जोन्स ने बताया बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। मतलब फेडरलिज्म नहीं है, स्टेट्स यहाँ पर बार बार अपनी पावर्स की बार्गेनिंग कर रही है, ये दे दो ये दे दो। फिर यहाँ पर ग्रैनविली ने बताया आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन ने यहाँ पे बताया फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बताया है। यहाँ पर आइवर जेनिंग्स ने इसको बताया कि इट इज अ फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये सही है यहाँ पर, मतलब कि फेडरेशन है लेकिन सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, कुछ चीज़ों के लिए यूनिटरी मेंटेन करने के लिए उसको सेंट्रलाइज, उसको यूनिट सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है आपका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो बेसिकली हमने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑप्टेड किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट में थी उसी तरीके से हमने भी इसको यहाँ पर ऑप्ट किया है, ठीक है। ऑप्ट करने का भी हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को ऑप्ट करें या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट करें। अब हमने प्रेसिडेंशियल को ऑप्ट ना किया। पहली बात क्यों नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाते कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं। सेकेंडली लोग यहाँ पर जो पार्लियामेंट की जो इलेक्शन है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो इलेक्शन है, लोग इससे कंप्लीटली अवेयर थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर इसी से इलेक्शन होता तो लोग यहाँ पर अवेयर थे। थर्डली इंडिया उस समय एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी और किसी एक इंसान के हाथ में सारी पावर देना कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की ओर जा सकते थे। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए, जैसे कि आप देखें अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, सिंगल इंसान के हाथ में पूरा पावर चला जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑप्ट किया। इसके बाद इसको हम बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट मिनिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना, वेस्ट मिनिस्टर जगह का नाम है और ब्रिटिश पार्लियामेंट वेस्ट मिनिस्टर में है आपकी, इस वजह से उसको वेस्ट मिनिस्टर भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस हमारी पार्लियामेंट में और क्या
ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिपब्लिक और मोनार्क। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे रिपब्लिकन चलता है, मतलब कि जो हेड है वो बेसिकली इलेक्ट होता है। आपको पता होगा जो हमारे यहाँ पर एक्ट है, प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन होता है, हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है लेकिन उनका इलेक्शन होता है। ओके, अब वो कैसे होता है वो प्रेसिडेंट चैप्टर में देखेंगे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है, राजा होता है, वहां पर इनका इलेक्शन नहीं होता है। सेकेंडली, एक सॉवरेन बॉडी होती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लीटली एक सॉवरेन बॉडी है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है। तो क्या मतलब किसी आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल भी नहीं है। सॉवरेन बॉडी का यहाँ पर क्या मतलब है? सॉवरेन बॉडी का यहाँ पर मतलब है कि मान के चलें ये इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया, ठीक है, जो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उससे मैच नहीं खाता है, जो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बेसिकली कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। अगर उसको वायलेट करेगा तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है इस पर नजर रखने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को बोल देगा नल एंड वॉइड, नल एंड वाइड। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर यहाँ पे कोई लॉ बना दिया तो वो समझो आपका माई बाप हो गया, उस लॉ को आप कोई चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते। ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है। तो ये दो डिफरेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बेसिकली फीचर्स क्या हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ये रह गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ पे फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स आप यही देखेंगे, बाई कैमरलिज्म है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ ना, ये बता चुका हूँ यहाँ पर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होंगे, सिंगल सिटीजनशिप है, कैबिनेट सिस्टम होगी, बाई कैमरलिज्म होगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगे। तो ये सारे आप देखेंगे कि ये सारे यहाँ पर आपको फीचर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कई जगहों पर इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल रोल ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पर बोला जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडियन पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दो डिफरेंस हैं, एक तो सॉवरेन बॉडी का और रिपब्लिक और मोनार्क का। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद इसमें आप सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, दैट उसमें लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मैंने मतलब आपको अभी भी बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, उन्होंने कुछ बना दिया तो वो आपका बस फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जब आप अमेरिका में देखेंगे ना, तो अमेरिका में जुडिशरी पावरफुल है आपकी। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो अमेरिका की जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो किसी भी लॉ को यहाँ पर चेंज कर सकता है, इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, नल एंड वाइड बोल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने लॉ बनाया, वो यहाँ पर उसमें प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन करेंगे। अब वो क्या है वो हम अलग से देखेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स में, उसके बाद ही होगा। लेकिन पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, पार्लियामेंट पावरफुल हो गई, यहाँ पर जुडिशियरी पावरफुल हो गई। अगर हम इंडिया की यहाँ बात करें तो इंडिया में अगेन इन दोनों का क्या किया, सिंथेसिस, प्रॉपर सिंथेसिस किया है। मतलब पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के क्षेत्र में पावरफुल रख दिया, जुडिशरी को जुडिशरी के क्षेत्र में पावरफुल रख दिया, लेकिन सुप्रीमेसी किसको दी गई, सुप्रीमेसी दी गई यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीमेसी दी गई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो भाई कोई भी लॉ को अमेंड कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी हो स्पेशल मेजोरिटी से किसी भी लॉ को यहाँ पर अमेंड कर सकता है। उसी समय जुडिशियरी को पावर दिया कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उसको नल एंड वाइड कर दिया जाए। और उसी समय पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि अगर जुडिशियरी इंटरफेयर करती है तो आप वहां पर उस लॉ को अमेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर सिंथेसिस है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर पावरफुल नहीं है, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी कंट्री के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस चल रहा है, कोई भी यहाँ पर पावरफुल नहीं है, प्रॉपर बैलेंस है, सब एक दूसरे को यहाँ पर काउंटर करते हुए बैलेंस में रख रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी का।
आफ्टर दैट यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये सारी चीजें तो हम देख ही चुके हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, यही पार्लियामेंट्री के फीचर्स वगैरह लिखे हैं, सिंथेसिस भी हम देख चुके हैं। इसके बाद आता है आपका इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी में क्या होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का क्या मतलब है कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका में की बात करते हैं, अगर अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पर सेंटर का जो वहाँ की यूनियन है उसका एक अलग कोर्ट है जो वहाँ के लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, फेडरल में स्टेट्स में उनका अलग कोर्ट सिस्टम है और जो वहाँ के लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में क्या है, पूरा इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट, पूरी एक हिरार्की बनी हुई है, ओके। इनको डिवाइड नहीं किया है कि कौन सा कोर्ट किस लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा, पूरी एक हिरार्की यहाँ पर बना के दी है और कहा है और इसमें कि सेंट्रल लॉ हो चाहे फिर आपका बेसिकली स्टेट लॉ हो, ये सारे इंप्लीमेंट करेंगे, ये यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखी है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर आपका हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर कोर्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स यहाँ पर चला रहा है, दोनों सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जबकि हम यूएसए में देखते हैं तो फेडरल लॉ फेडरल जुडिशरी से, स्टेट लॉ बेसिकली स्टेट जुडिशरी से यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए इनको इंडिपेंडेंट रखना होगा। अब इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर कई सारे प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि इनके टेन्योर को आप फिक्स है, इनके टेन्योर को आप नहीं छेड़ सकते हो। इनका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम जुडिशरी के जब रिमूवल पढ़ेंगे तब आपको देखेंगे। इनकी सर्विसेज फिक्स्ड हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको वापस से नौकरी कहीं और ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती, उसके लिए भी बैन लगा हुआ है। इनकी जो बेसिकली फंड सैलरी वगैरह है वो सारी चीज़ें कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही रिलीज होती हैं, तो मतलब उसके लिए पार्लियामेंट के पास वोटिंग राइट नहीं है। इसके बाद इनकी जो प्रैक्टिस जो भी फैसले वगैरह आए हैं उस पर आप क्या डिस्कशन नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इस क्यों दी गई हैं, ताकि यहाँ पर जुडिशरी को बेसिकली इंडिपेंडेंट रखा जा सके। अब जब वो इंडिपेंडेंट होगा ना तब भी वो यहाँ पर फैसले सही ले पाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी उस टाइप के फैसले वो लेते हुए यहाँ पर स्टेट के लॉ को या सेंटर के लॉ को नल एंड वॉइड यहाँ पर बोल सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल हम इस पार्ट को खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हुए इस पार्ट को खत्म करेंगे कल हम। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको लाइक करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।